नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बगैर लेट के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। ऑफ स्प्रिंग भी इसे कहा जाता है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आरएनए का जो संश्लेषण होता है केंद्रिका में होता है आरएनए का संश्लेषण। डीएनए में मौजूद 4 क्षार कौन से होते हैं? तो एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थाइमिन होता है तथा साइटोसिन होता है। डीएनए में एडेनिन सदैव किसके साथ में जुड़ा हुआ होता है? तो थाइमिन के साथ में हमेशा डीएनए में एडेनिन सदैव जुड़ा हुआ होता है। डीएनए में साइटोसिन जो होता है सदैव किसके साथ में जुड़ा हुआ होता है? तो गुआनिन के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीडी वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में किया। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है कैसे होता है? देखिए आप लोग, इस प्रकार का कुछ होता है, इस प्रकार का होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डबल और सिंगल हेलिक्स मॉडल जो एकल हेलिक्स मॉडल होता है कुछ इस प्रकार का होता है, सिर्फ ऐसे 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 बना हुआ होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। आप आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए होता है। इस प्रकार होता है तीनों। राइबोसोम पर बने प्रोटीन के अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रांसलेशन कहते हैं। राइबोसोम पर जो बने प्रोटीन का जो अंतिम क्रिया होता है उसे हम ट्रांसलेशन कह सकते हैं। आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो यूरेसिल जो होता है आरएनए में एकमात्र जो क्षार होता है पाया जाता है यूरेसिल। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वाल जो होती है नहीं पाई जाती है, वह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? तो आयताकार होता है। पादप कोशिका का आकार जो होता है आयताकार होता है। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? तो जंतु कोशिका का जो आकार होता है वृत्ताकार होता है। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो पादप कोशिका में जो होती है कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वाल जिसे हम कह सकते हैं। किसकी कोशिका में लवक पाया जाता है? तो पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। किसकी कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। किसकी कोशिका में तारक काय जिसे हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं पाया जाता है? तो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। किसकी कोशिका में तारक काय जिसे हम सेंट्रोसोम भी कह सकते हैं नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम जो होता है नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो वीर चाउ ने 1855 ईस्वी में कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बार देखा था। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन। ये सब कोशिका विभाजन का प्रकार होता है। असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जीवाणु, नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो कायिक कोशिका जिसे हम सोमैटिक सेल कहते हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? तो वॉल्थेयर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो वीजमैन ने अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज की थी। दोस्त, आप सबों के लिए लगातार ही मेहनत किया जाए। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों के भी साथ में शेयर करें। अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, जनन कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है एक कोशिका से। जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो लगभग 100 अवशेषी अंग मनुष्य में पाए जाते हैं, लगभग 100। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, जेनेटिक्स का पिता। आनुवांशिकी संबंधित प्रयोग करने के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम किसका इस्तेमाल किया था? तो मटर का पौधा का इस्तेमाल। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वाटसन ने 1905 ईस्वी। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोहानसन ने 1909 ईस्वी में प्रथम बार जीन शब्द का प्रयोग किया था। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले जीवधारियों के लक्षण को क्या कहते हैं? तो फिनोटाइप कहते हैं। मच्छरों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 6 गुणसूत्रों की संख्या होती है मच्छरों में। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 14 होती है। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। घरेलू मक्खी में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 12 होती है। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 24 होती है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। कुल गुणसूत्रों की संख्या जो मेढक में होती है 26 होती है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 38 होती है। गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है बिल्ली में। आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देख लेते हैं, 48 होती है। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।